मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जो छोटी उम्र में उन्होंने रेस्ट रूम जाना है, वॉशरूम जाना है, तो वो पूछते हैं कि मम्मा पोटी कर रहा हूँ। आई मीन के ऐसे भी बच्चे हैं। अगर आप ये सोशल नीड्स पूरी नहीं करते तो फिर आपके बच्चे मामास बॉय बनते हैं। ठीक है, ये वो बच्चे हैं कि जिनको आप दूध लेने भेजें तो दही ले आते हैं। ठीक है। हमने ये देखा है कि जनरली अभी शादी को 1 महीना होता है तो लड़की की जो सास है वो पूछती है कि भाई गुड न्यूज़ कब आ रही है। आप अपने बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म करते हैं कि जब आप छोटी उम्र में बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो माँ बाप जो बच्चे को घरों के अंदर छुपा छुपा के रखते हैं, घर की इतनी सफाई सुथराई रखेंगे कि बच्चा बेड से नीचे ना उतर जाए, बच्चा ग्राउंड में ना चला जाए, आप देखेंगे कि वो बच्चे अक्सर बीमार रहेंगे। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हमें बड़ी शर्म आती है। मतलब जो फादर फिगर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो बच्चे को गले लगाना, बच्चे को उठाना, बच्चे को चूमना जो है वो बड़ा मायूब समझा जाता है। अथॉरिटेरियन पेरेंट वो होते हैं जो बड़े जालिम होते हैं, जो बच्चे को कमांड्स देते हैं एक बॉस की तरह, जिनके अंदर बॉसी एटीट्यूड होता है कि डू व्हाट आई सेड। इमोशनल नीड्स का मतलब ये है कि आपने बच्चे को अपना टाइम देना है, आपने बच्चे के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करनी है कि बच्चा आपकी टुगेदरनेस को एंजॉय करे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि माएँ क्या करती हैं, अपनी सहूलत के लिए बच्चे को गैजेट्स पकड़ा देती हैं। बच्चा थोड़ा सा रोया, आपने मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा थोड़ा सा रोया, आपने उसको कार्टून लगा दिए। आप बच्चे की ख्वाहिशात पूरी करते हुए ये नहीं देखते कि ये चीज़ इसके लिए बेहतर है या नुकसानदेह। आप अपनी पॉकेट देख रहे हैं, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी देख रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि फैसलाबाद में 1 हफ्ते के अंदर 50,000 डिलीवरीज हुई। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को कहीं लेके जाते हैं, बच्चा एक बात की जिद करता है और माँ बाप अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए सुबकी से बचने के लिए फ़ौरन उसकी जिद पूरी करते हैं। $1 मिलियन का जुमला आपको दे रहा हूँ कि आप अपनी औलाद को अजीम बनाना चाहते हैं। ओके, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा अजीम इंसान बने। आप अपने बच्चों को जितना अजीम इंसान बनाना चाहते हैं उतनी इज्जत देना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपकी होस्ट जवेरिया तारिक। तो आज का पॉडकास्ट हमारा प्री पेरेंटल काउंसलिंग पे है। जिस तरह आपको नाम से ही पता लग रहा है कि बिफोर बिकमिंग ए पेरेंट हम किस तरह से अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं ताकि हम अपने अंदर अच्छे पेरेंटल स्किल्स डेवलप कर सकें और अच्छे तरीके से अपने बच्चों की नर्चरिंग कर सकें। तो इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीडरशिप ट्रेनर एंड लाइफ कोच सर यासिर अरफात। तो चलिए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, हाउस यू जवेरिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड एज वेल। अच्छा सर, देखिए हमारी सराउंडिंग्स में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इमोशनली स्टार्व होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि पेरेंटल काउंसलिंग, प्री पेरेंटल काउंसलिंग क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट है एक बच्चे की नर्चरिंग में? ओके फाइन, थैंक्स जवेरिया फॉर चूजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका फीडबैक ये है कि आप उन टॉपिक्स को अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं जो हमारी सोसाइटल फंक्शनिंग में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। एग्जैक्टली। और आज के पॉडकास्ट में हम ना सिर्फ प्री पेरेंटल काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं होलिस्टिक पेरेंटिंग के हवाले से पेरेंट्स के साथ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी टिप्स शेयर करूँगा कि कैसे आप स्मार्ट पेरेंटिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए अपने बच्चों को आप बेहतर अंदाज में नर्चर कर सकते हैं, आप उनकी बेहतर अंदाज में ग्रूमिंग कर सकते हैं। अब आपने एक साथ ही 2 क्वेश्चंस पूछे हैं कि प्री पेरेंटल काउंसलिंग क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं दोनों क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करते हुए आपके क्वेश्चन को एड्रेस करूँगा। देखें जवेरिया, जितने भी प्रोफेशंस हैं उन सभी प्रोफेशंस को अगर आप डिस्कस करें तो हर प्रोफेशनल किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशन के हवाले से रस्मी तालीम हासिल करता है और उसके बाद उसके पास कोई ना कोई डिग्री होती है, कोई ना कोई लाइसेंस होता है कि वो किसी भी खास शोबा के अंदर अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर सके। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, इसी तरह जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आई मीन के किसी भी शोबे में आप देखेंगे कि आपको बाकायदा रस्मी तालीम हासिल करनी पड़ती है और उसके बाद आप अपनी सर्विसेज को मार्केट में ऑफ़र करते हैं। अच्छा, ये बड़ी रेडिकुलस सी बात है कि 2 एरियाज़ ऐसे हैं कि जिसमें किसी किस्म की कोई तालीम नहीं चाहिए, जिसमें किसी किस्म की कोई किसी किस्म का कोई लाइसेंस नहीं आपको चाहिए,
और वो 2 काम कौन से हैं कि आपने शादी की है और शादी के बाद आपने बच्चे पैदा किए हैं और आपको पेरेंटिंग के हवाले से किसी भी किस्म का कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, राइट? शादी के लिए तो Exactly. लाइसेंस चाहिए आपको। आई मीन आप अगर इस्लामिक पैराडाइम में देखें तो निकाह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है Exactly. कि निकाह के बाद ही आप जो है वो अपनी मैरिड लाइफ का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल। लेकिन पेरेंटहुड के हवाले से आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई आपको तालीम नहीं मिलती, और दूसरा ये है कि सियासतदान बनने के लिए भी आपको कोई लाइसेंस नहीं कोई चाहिए, लाइसेंस राइट? नहीं आपके चाहिए। पास पैसा है और आप एक चालाक किस्म के इंसान हैं, आप दूसरों को मनवर कर सकते हैं, आप आई मीन चालाकी, मकारी, अयारी से दूसरों से दूसरों को काम निकलवा मैनिपुलेट कर सकते हैं, सकते हैं, exactly. दूसरों के जज़्बात से खेल सकते हैं, तो आप सियासतदान बन सकते हैं। मेरा मकसद बस इतना आई आसान है। मीन मेरा मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं है। आई वॉज पासिंग अ जनरल स्टेटमेंट ऑन अ लाइटर नोट कि भाई आपने वालदैन बनना है, आपने सियासतदान बनना है, तो आपको कोई रस्मी तालीम नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। देखें जवेरिया, व्हेन इट कम्स अबाउट प्री पेरेंटल काउंसलिंग, तो इसका मतलब ये है कि जब आप शादी करते हैं तो शादी के बेसिकली 2 पर्पसेस होते हैं, 2 ग्रेटर ऑब्जेक्टिव्स हैं शादी के। पहला ग्रेटर ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी वजूदी ज़रूरत पूरी करते हैं, आप एक हेल्दी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हों। और उन बेसिक नीड्स में से एक नीड्स ये है कि आप जो अपनी आई मीन इमोशनल नीड्स हैं, जो फिज़िकल नीड्स हैं, वो उनको पूरा करने के लिए शादी के इंस्टीट्यूशन में आते हैं, राइट? दूसरा ये होता है कि एक सेहतमंद मुआशरे को कायम करने के लिए जो सेहतमंद मुआशरे की इकाई है, जो यूनिट है, वो फ़र्द के साथ साथ वो एक सेहतमंद फैमिली होती है, और आप शादी इसलिए करते हैं कि आप एक फैमिली का इंस्टीट्यूशन कायम कर सकें। आप बायोलॉजिकली तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि शादी के बाद आपको अल्लाह औलाद की नेमत से नवाजता है, जैसा कुरान में भी रब की ज़ात ये फरमाती है कि मैं जिसे चाहता हूँ बेटे अता करता हूँ, जिसे चाहता हूँ मैं बेटियाँ अता करता हूँ, और जिसे जिसे मैं चाहता हूँ मैं औलाद की नेमत से महरूम रखता हूँ। तो ये एक अथॉरिटी है रब के पास कि अल्लाह जिसे चाहता है औलाद से नवाजता है और जिसे चाहता है औलाद से महरूम रखता है। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो शादी करते हैं लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं, बिल्कुल। और मोस्टली लोग ऐसे हैं कि जो शादी करते हैं और शादी के 1 साल के अंदर अंदर वो फादरहुड मदरहुड में आ जाते बिल्कुल। हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि शादी के बाद एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए आप फादरहुड मदरहुड में तो आ जाते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि इतनी अहम तरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं, क्या आपके अंदर वो इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी है, क्या आपके फाइनेंसेस इतने हैं कि आप नई आने वाली ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकें। बिल्कुल। देखें, मुझे एक चीज़ बताएं कि मौजूदा दुनिया में हम सबसे ताकतवर इंसान किसको समझते हैं? जिसके पास पैसा है। ओके, अगर हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क में देखें तो दुनिया में जो सबसे ताकतवर शख्स है इस वक्त वो कौन समझा जाएगा? आई गेस जिसके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑथराइज दुनिया का कौन सा हेड ऑफ स्टेट समझा जाता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान तो नहीं, खुदा का नाम ले, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर $1 अरब के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक और यूएसए, सॉरी यूएसए यूएसए, सॉरी 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 सॉरी, Okay. मैंने पहले बताया चलें। मेरा दिमाग का जो चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखें जी जी जी। देखें ना, दुनिया में हम कहते हैं कि अमेरिकी सदर जो है वो ताकतवर तीन सदर है। बिल्कुल। हम कह सकते हैं जी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो बड़ा ताकतवर सदर है। तो दुनिया में आप देखें कि कोई भी जो हेड ऑफ स्टेट है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल या 4 साल के लिए होती हैं। बिल्कुल। लेकिन आप देखें कि जो बाप बनना, माँ बनना, ये उससे भी ज़्यादा अहम तरीन रुतबा है, अहम तरीन स्टेटस है। बिल्कुल। कि ये आप बाप या माँ 4 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं बन रहे, आप सारी उम्र के लिए बन रहे हैं, राइट? जब तक आप को अल्लाह ज़िंदगी बख्शता है आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, यू हैव टू ओन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में जब भी हम एक बच्चे या बच्ची की शादी करते हैं तो शादी के फ़ौरन बाद ही उसके ऊपर एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, एक फैमिली का प्रेशर होता है कि भाई आप फौरी तौर पे जो है ना वो फादरहुड मदरहुड में आएँ।
और हमने ये देखा है कि जनरली अभी शादी को 1 महीना होता है तो लड़की की जो सास है वो पूछती है कि भाई गुड न्यूज़ कब आ रही है। एग्जैक्टली और लड़के के जो फ्रेंड सर्कल में या उसके ऑफिस में या उसके जो मिलने मिलाने वाले होते हैं वो कहते हैं हाँ भाई मैं ताया कब बन रहा हूँ, मैं चचा कब बन ऐसा रहा ही हूँ। है। और वो लड़का जो है उसको अपने मैनहुड को प्रूव करने के लिए और लड़की को अपनी गर्लहुड प्रूव करने के लिए पेरेंटिंग की तरफ ज़बरदस्ती आना पड़ता है। मतलब ये मैं एक बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं खुद फादर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चों का बाप हूँ। फिर मैं एक साइकोथेरापिस्ट हूँ, तो आई डू अंडरस्टैंड कि किस किस्म के केसेस मेरे पास आते हैं। जो यंग कपल्स आते हैं वो किस किस्म के नफ्सियाती मसाइल से गुजर रहे होते हैं, फैमिली की तरफ से कितना प्रेशर होता है। स्पेशली लड़की के लिए बहुत ये एक प्रेशर वाली सिचुएशन होती है कि वो फिज़िकली अभी इतनी समझ लें कि हेल्दी नहीं है, वो मेंटली इमोशनली इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो जो लड़के की माँ है या जो लड़के की फैमिली है उसकी तरफ से बहुत प्रेशर है कि भाई फौरी तौर पे आप बेबी की तरफ आएँ, और वो एक कॉमन स्टेटमेंट पास की जाती है कि बस मेरी तो ख्वाहिश है कि अब मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेलूँ। बिल्कुल तो मतलब एक तो ये है कि एक फैमिली का प्रेशर है, लेकिन ये कोई भी नहीं समझ रहा कि हमें उस कपल से पूछना चाहिए कि क्या आप इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं कि आप दुनिया में आने वाले नए बच्चे को आप उसकी जो फितरी ज़रूरियात हैं बेहतर अंदाज में पूरी कर सकें। अब बिल्कुल यहाँ पे एक तबका ऐसा है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उस तबके के फ़हम को बेहतर करे। वो तबका ऐसा है, वो कहता है जी दुनिया में आने वाली जो हर रूह है ना वो अपना रिज़्क लेके आती है बिल्कुल और आप जितने मर्ज़ी बच्चे पैदा करें। देखें इसमें कोई शक नहीं है, कुरान में रब की ज़ात ये फरमाती है कि किसी इंसान को इस वजह से कत्ल ना करो कि तुम्हें ये खदशा हो कि तुम उसका नान नफ़का पूरा नहीं कर सकोगे। बिल्कुल ठीक है, उसको रिज़्क मैं देने वाला हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ने कुछ इख्तियारात अपने पास रखे हैं। अल्लाह ने कहा कि इज़्ज़त मैं देने वाला हूँ, रिज़्क मैं देने वाला हूँ, ओहदा रुतबा मैं देने वाला हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ अल्लाह ने हर काम के हवाले से कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी रखी हुई हैं। बिल्कुल आप शादी करते हैं तो शादी करने के बाद आपसे पूछ होगी कि आप अपनी बीवी, आप अपने हस्बैंड के साथ अपने ताल्लुक़ को कैसे निभा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ऐसा ही हबीबुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि वसल्लम हर इंसान जो है वो अपनी राया के हवाले से जवाबदेह है। एक बाप अपने बच्चों के हवाले से जवाबदेह है कि उसने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह की, राइट? सो प्री पेरेंटल काउंसलिंग का मतलब ये है कि फादरहुड मदरहुड में आने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे औरत के अंदर क्या फिज़िकल क्या इमोशनल चेंजेस आएंगी, और डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत सी ख़वातीन सफ़र करती हैं, उनके अंदर एक एंग्जाइटी आती है। फिर उसमें यह है कि आपका ओवरऑल जो लाइफ पैटर्न है वो बदलता है। एक जी जो नया बच्चा आता है उसकी वजह से आपकी रातों की नींद भी डिस्टर्ब होती है। स्पेशली मदर के लिए बहुत प्रेशर होता है कि उसने बच्चे को भी संभालना है, उसने खुद को भी संभालना और है, मदर बेसिकली उसने खुद भी हाउस होल्ड्स डिप्रेशन को में भी, चली यस, जाती हैं उसने एग्जैक्टली हाउस होल्ड्स को भी संभालना है, उसने फिर अपने लाइफ पार्टनर की नीड्स को भी पूरा करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्री पेरेंटल काउंसलिंग में डिस्कस की जाती हैं कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी और डिलीवरी के बाद आपने एक बच्चे की जो फितरी ज़रूरियात हैं उनको कैसे आपने होलिस्टिकली पूरा करना है, राइट? एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जो मैंने बात कही ना कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एज अ फादर एज अ मदर उसकी जो फितरी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करें। अब दुनिया में जब भी कोई बच्चा आता है तो उसकी 4 फितरी ज़रूरियात होती हैं। उसकी पहली फितरी ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं उसकी इमोशनल नीड्स। एग्जैक्टली सेकंड उसकी इंटेलेक्चुअल नीड्स होती हैं। थर्ड उसकी सोशल नीड्स हैं और फोर्थ उसकी फिजिकल नीड्स हैं। बिल्कुल अब आपने फादरहुड मदरहुड में आने के बाद अपनी औलाद की 4 फितरी ज़रूरियात हर सूरत पूरी करनी है ताकि वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का मालिक बन सके। बिल्कुल अगर आप उसकी जज्बाती, जिस्मानी, ज़हनी और समाजी ज़रूरियात को होलिस्टिकली पूरा नहीं करते तो इट मीन्स के
आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए एक बच्चा इस दुनिया में लेके आएँ और फिर आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाएं। बिल्कुल। मैं यकीन माने कि मुझे ना बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं ऐसे बहुत से बच्चों को देखता हूँ जो गलियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर बेचारे फटे पुराने लिबास में गुर्बत की वजह से नंगे पाँव खेल रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। बहुत से ऐसे बच्चों को देखता हूँ कि जो छोटी उम्र में ड्रग्स एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चों को देखता हूँ कि जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि वो बच्चे ना सिर्फ उनकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी नहीं होती, उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता, बल्कि वो इमोशनली इतने ब्लैंक होते हैं, इतने डिप्लीट होते हैं, इमोशनली इतने स्टार्व होते हैं कि उनको माँ बाप की तरफ से वो प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त नहीं मिलता। फिर उनकी सोशल नीड्स नहीं पूरी होती, उनकी जो कॉग्निटिव नीड्स हैं, उनकी जो इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, वो पूरी नहीं होती। अब होता ये है कि मैं ये कहता हूँ कि आप स्विमिंग करने जाते हैं, बिल्कुल। तो आपको अगर स्विमिंग नहीं आती और आप स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको गोते लगेंगे, बिल्कुल। या अगर आप गहरे पानी में कूद रहे हैं तो आप डूब जाएंगे। ओ भाई, आप दुनिया के सबसे अहम तरीन काम की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें आपने सारी उम्र के लिए एक जिम्मेदारी उठानी है और उस हवाले से आपकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब पेरेंट्स बनने के बाद बच्चे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि क्या हमारे सर पर बोझ है। देखे मैंने ना, बहुत से पेरेंट्स होते हैं ना ऐसा ऐसे है कि जवेरिया। देखे ना, आप फ़र्ज़ करें कि आपने कभी बिरयानी बनाई है। ओके, नहीं सही। नहीं नहीं बनाई। अच्छा, आपने सोचा होगा मैं कहूँगी कि मैं बनाई है तो मैं पूछ नहीं, लूँगा बिरयानी उसके। नहीं बनाई, बाकी बनाई हुई है ओके, बहुत चलें, चीज़ें। खैर मैं एक मेटाफोर यूज़ कर रहा हूँ बिरयानी का। आप कहती हैं जी मैंने बिरयानी बनानी है, अम्मा आपकी कहती है कि जी बेटा आज बिरयानी बना के दे दो। अब आपको नहीं बनानी आती, तो ऐसा तो नहीं है कि आप चावल पकड़ेंगी, चिकन पकड़ेंगी और मसाले पकड़ेंगी और सबको डाल देंगी और आप कहेंगी ये बिरयानी तैयार है। वो बिरयानी फिर आप ही खाएंगी, कोई और मैं नहीं खाएगा। यूट्यूब खोल लूँगी। ठीक है, आप क्या करेंगी, आप किसी से हेल्प लेंगी, आप किसी से मशवरा करेंगी, आप पप्पो को कॉल कर लेंगी, आप किसी सहेली को कॉल कर लेंगी, या आप दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यूट्यूब को खोलेंगी और आप देखेंगी भाई बिरयानी कैसे पकाई जाती है। बिल्कुल। आई मीन कि आपने कहीं ना कहीं से तो खुद को एम्पावर किया कि पता चले कि बिरयानी कैसे बनती है। अब बिरयानी तो एक बड़ी छोटी सी चीज़ है ना, ख़राब हो जाएगी तो फिर क्या, दोबारा बन जाएगी। दोबारा बन लेकिन आप अल्लाह की तौफीक से एक अपनी लाइफ में एक नई रूह लेके आ रहे हैं, एक बच्चा लेके आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपने उस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। बिल्कुल। मैंने मोस्टली पेरेंट्स को ये सुना है कि देखें अल्लाह ने दिए हैं, अल्लाह ही पाल देगा। वही अल्लाह ताला ने कह रहे हैं तुम्हें हाथ ठीक है। पाँव नहीं दिए हुए ना, मैंने ना अक्ल दी है। देखें, मतलब अल्लाह ने तो पाल ही देना है। पल तो जानवरों के बच्चे भी जाते हैं, जानवरों के भी देखें जाते ना, जानवर क्या करते हैं, जानवर बच्चे पैदा करते हैं, वो सड़कों पे और इस तरह पल जाते हैं, बड़े हो जाते Exactly. हैं। बच्चे पालना जो है वो एक बड़ी बात नहीं है। बच्चों को एक अच्छा शहरी बनाना, वो बच्चा के जो बैलेंस्ड अंदाज से अपनी पर्सनैलिटी को लेके चल सके, जिसको पता हो कि मेरी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, जिसके पास खुद शनासी आ जाए, जो एक कैरेक्टरफुल इंसान बन सके। बिल्कुल। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेरेंटहुड में आने से पहले वो सारी की सारी साइंस को समझे कि एज अ पेरेंट मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बिल्कुल। तो प्री पेरेंटल काउंसलिंग में बेसिकली जब शादीशुदा कपल्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको एजुकेट करते हैं कि आपने फादरहुड मदरहुड में आने के बाद अपने बच्चे को होलिस्टिकली कैसे ग्रूम करना है, कैसे नर्चर करना है। आपने एक बच्चे की जो 4 फितरी ज़रूरियात हैं वो कैसे होलिस्टिकली पूरी करनी है कि आपका बच्चा एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का मालिक बन सके। और फादरहुड मदरहुड में आने के बाद जो आपकी अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे, आपने उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। Exactly. आई मीन आपके ऊपर अब एक नई जिम्मेदारी है, आपके फाइनेंसिस में एक तब्दीली आएगी, आपकी डेली लाइफ में एक तब्दीली आएगी, आपके स्लीपिंग पैटर्न में तब्दीली आएगी। तो आपने उन चेंजेस को कैसे एड्रेस करना है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज प्री पेरेंटल Parental काउंसलिंग। counseling। अब आते हैं, अब देखें। इसकी मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस को जी बताता जी हूँ। श्योर। मैंने अपनी टॉक के आगाज़ में कहा कि एक सेहतमंद माशरे को मेंटेन करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए जो सबसे कीमती चीज़ है वो एक फैमिली वेब है। मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि देखें जवेरिया, हुकूमत किसी की भी हो, चाहे वो इमरान खान आ जाए,
चाहे बिलावल भुट्टो आ जाए, चाहे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ आ जाए या मरीम नवाज आ जाए, कोई भी हुकूमत में हो, हुकूमत ने आके आपको घरों में तो एजुकेट नहीं करना कि भाई आपने बच्चा पैदा किया है तो इस बच्चे की ग्रूमिंग आपने इस अंदाज से करनी है। भाई हुकूमत ने अपने काम करने हैं मैक्रो लेवल के, वो पॉलिसी मेकिंग करेंगे इकोनॉमिक फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे। आपका घर में अपने बच्चों के साथ सलूक कैसा है, आप अपने बच्चे की तरबियत किस अंदाज में कर रहे हैं। द कंट्री लाइक पाकिस्तान, वहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ती है। आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं रह रहे कि जहाँ पे बाकायदा आपको शादी से पहले और शादी के बाद काउंसलिंग दी जाए, जहाँ पे आपके पास पेरेंटिंग सेंटर्स हों कि जहाँ पर आपको काउंसलर्स एजुकेट करें कि भाई अब आप फादरहुड मदरहुड में आ रहे हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस अंदाज से कैरी करना है। ये आपके अपने अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार मैं एक बड़ी जिम्मेदारी की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे इन जिम्मेदारियों को कैसे बेहतर अंदाज में अदा करना है। तो जो इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है कि हमें एक सेहतमंद मुआशरे को कायम करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे कोशिश करनी है कि अगर मैं मैरिड हूँ तो मैं अगर फादरहुड मदरहुड में आने का फ़ैसला कर रही हूँ तो क्या मैं इमोशनली, फ़िज़िकली, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं अपनी औलाद को उसकी तमाम ज़रूरियात होलिस्टिकली पूरा करके मैं उसको इस तरह नर्चर करूँ, इस तरह उसकी रेजिंग करूँ कि वो एक सेहतमंद मुआशरे का एक सेहतमंद फ़र्द बन सके और वो मुआशरे के ऊपर बोझ बनने की बजाय वो मुआशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। अब अगर हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखें तो यहाँ पे ना हम यूथ की बड़ी बात करते हैं कि यूथ 60% यूथ, 14 करोड़ यूथ, 16 करोड़ यूथ। और भाई ठीक है, ये पाकिस्तान पे अल्लाह का एक बहुत बड़ा कर्म है कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है कि जहाँ पे करोड़ों नौजवान ऐसे हैं कि जो यूथ की कैटेगरी में आते हैं, राइट। और इसमें 40% हमारी पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनकी जो एजिस हैं वो 25 साल से कम है। और फिर उसमें मुझे पता चल रहा था कि हर साल 40 लाख नौजवान ऐसे हैं कि जो 18 साल की उम्र तक पहुंच रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम एक यूथफुल कंट्री हैं और दुनिया के बहुत से मुल्क जो है वो इस चीज़ से डिप्राइव्ड है। लेकिन मुझे ये भी तो बताएं ना कि इस यूथ की एनर्जीज़ को, इस यूथ के पोटेंशियल को आप पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे या ये यूथ एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेगी, या ये जो यूथ है ये ड्रग्स एडिक्शन की तरफ जाएगी, ये तहरीबी सरगर्मियों की तरफ जाएगी। अगर आप अपनी यूथ को इस अंदाज में रेज़ ही नहीं कर रहे, इस अंदाज में उनकी नर्चरिंग ही नहीं कर रहे कि वो एक सेहतमंद शहरी बन के एक अच्छा शहरी बन के पॉजिटिवली सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, तो वो क्या करेंगे, वो तहरीबी सरगर्मियों की तरफ जाएंगे। सर ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि हमारी यूथ की एनर्जी को हम किस तरह से चैनलाइज करते हैं या हमारी यूथ में इतनी स्ट्रेंथ है या नहीं। अब आप देखें कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये पता है कि हमारे बच्चे की फंडामेंटल नीड्स क्या हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि हमारे बच्चे की इमोशनल नीड्स क्या हैं। वो इमोशनली इतने डिप्राइव्ड होते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि हमारे बच्चों की डेवलपमेंट फंडामेंटल नीड्स कितनी ज़रूरी हैं और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है? देखें जेवेरिया, सारी ही नीड्स इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी टॉक के आगाज़ में ही कहा कि दुनिया में पैदा होने वाले हर बच्चे की 4 फितरी ज़रूरियात हैं, उसकी कॉग्निटिव नीड्स, उसकी सोशल, उसकी फ़िज़िकल, उसकी इमोशनल नीड्स। अब अगर आपने ये सेग्रीगेशन की है कि जी इमोशनल नीड्स वर्सेस उसकी फंडामेंटल नीड्स, तो देखें जो आपकी फ़िज़िकल नीड्स में अच्छा खाना आता है, अच्छा लिबास आता है, आप के पास अच्छी रहाइश होनी चाहिए, ये चीज़ें एक बच्चे की बेसिक ज़रूरियात हैं। बट अनफॉर्चुनेटली डेटा ये बताता है कि पाकिस्तान में 38% बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, और सिर्फ सिंध प्रोविंस में 40% बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये है कि आप बच्चे तो पैदा कर लेते हैं लेकिन आप उनको बुनियादी ज़रूरियात भी उनकी नहीं पूरी कर पाते, आप उनको अच्छी खुराक नहीं दे पाते, राइट। देखें, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रियासत की है कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हर शहरी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करें, जो कि आईने पाकिस्तान में भी लिखा हुआ है। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रखें। अल्लाह ने आपको भी तो फ़हम दिया ना कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार मेरी इनकम इतनी है और मेरे एक्सपेंसेस इतने हैं, और इस इनकम ब्रैकेट के अंदर क्या मैं इतने बच्चे अफोर्ड कर सकता हूँ। जैसे पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि फैसलाबाद में एक हफ़्ते के अंदर 50,000 डिलीवरीज हुई। अब वो जो 50,000 बच्चा एक हफ़्ते के अंदर पैदा हुआ है,
तो ये उन पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना है ना कि जो बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं क्या वो उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने के साथ साथ उनकी इमोशनल नीड्स, उनकी कॉग्निटिव नीड्स, उनकी सोशल नीड्स पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस पे हमें मज़ीद थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है कि ये जो 4 बेसिक नीड्स हैं आप इसको बेहतर अंदाज में कैसे पूरा कर सकते हैं। अच्छा सर, देखिए आप बार बार 4 नीड्स का जिक्र कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि हम ये नीड्स पूरी कैसे कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल, मैं यही चाह रहा था कि आप मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं इस चीज़ को एलेबरेट कर सकूं। वैसे तो इन 4 बेसिक नीड्स पे एक अलहदा से पॉडकास्ट होना चाहिए, लेकिन मैं अपने 2 सेंट्स दूंगा इस पे 4 बेसिक नीड्स पे। देखें जवेरिया, सबसे पहले मैं कहूँगा कि दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा, उसकी इमोशनल नीड्स को एड्रेस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो 3 महीने का बच्चा अपनी माँ के लम्स से अंदाज़ा लगा लेता है कि मेरी माँ की इमोशनल स्टेट क्या है। वो आपके माइक्रो एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा लेता है कि मुझे किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। आपने देखा है कि एक छोटा सा बच्चा है, आप उसकी तरफ स्माइल पास करते हैं, वो मुस्कुराता है, और आप उसको घूर के देखते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है उस बच्चे को कहाँ से मिली? ये अल्लाह ने उसकी फितरत में रखी हुई है। ये वो इल्म है जो इल्म वो इस दुनिया में लेके आया है, राइट? जो इल्म वो इस दुनिया में लेके आया है, जिस इल्म के साथ वो पैदा हुआ है। इसीलिए तो हम अल्लाह से जब दुआ मांगते हैं कि रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफिया, कि ए बारी ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब इजाफ़ा उसी चीज़ में होता है ना जो चीज़ आपके पास पहले से मौजूद हो। बिल्कुल। गेटिंग? सो माँ के लम्स से बच्चा अंदाज़ा लगा लेता है कि मेरी माँ की इमोशनल स्टेट क्या है। अब अगर आपने उसकी इमोशनल नीड्स को पूरा करना है तो आप उसको गले लगाएं, आप उसको चूमें, आप उसको प्यार करें, आप उसके साथ इजहार मोहब्बत करें, और वो जो इजहार मोहब्बत है वो अनकंडीशनल हो, वो कंडीशनल ना हो। स्पेशली मैं तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट जो पहले 7 साल हैं ये आपके बच्चे की ज़िंदगी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है कि जिसमें you have to be most vigilant about these 4 basic needs that I am talking about। कि उसमें जो उसकी इमोशनल नीड्स है बच्चे को बार बार गले लगाएं, उसको प्यार करें, उसको चूमें, उसको गोद में लें, उसके साथ बार बार इजहार मोहब्बत करें, उसको बताएं कि तुम जैसे भी हो तुम मेरे लिए सबसे बेहतरीन हो। लेकिन मसला ये होता है कि इमोशनल नीड्स के हवाले से ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हमें बड़ी शर्म आती है। मतलब जो फादर फिगर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो बच्चे को गले लगाना, बच्चे को उठाना, बच्चे को चूमना जो है वो बड़ा मायूब समझा जाता है। गो कि जो हमारी नई जनरेशन है, लाइक जो मेरे एज फेलोस हैं जो अभी फादरहुड मदरहुड में हैं, तो उनके अंदर काफ़ी तब्दीली आई है। वो बच्चों को गले भी लगाते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो एरियाज आई मीन गाँव में ये बड़ा मायूब समझा जाता है कि जी बाप बच्चे को उठाए, उसको प्यार करे, इजहार मोहब्बत करे। दूसरा इसमें जो एरिया इमोशनल नीड्स के हवाले से जो बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम क्या करते हैं कि बच्चे को छोटी उम्र में ही स्कूल भेज देते हैं। अभी बच्चा पैदा होता है और मियाँ बीवी की लड़ाई शुरू हो जाती है कि जी इसको स्कूल कब भेजना है, इसको किस स्कूल में भेजना है। अभी वो 1.5 साल का है तो आपने उसको तैयारी करवाना शुरू कर दी है किसी भी स्कूल में एडमिशन के हवाले से। वो 2.5 साल का हुआ है तो आपने उसको प्ले ग्रुप में एडमिशन दिलवा दिया है, प्री नर्सरी में एडमिशन दिलवा दिया है। मैं कहता हूँ ये चाइल्ड अब्यूज़ है। आप अपने बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म करते हैं कि जब आप छोटी उम्र में बच्चे को स्कूल भेजते हैं। देखें इस्लाम में जो सबसे एहसन तरीन अमल है वो नमाज है, और नमाज के हवाले से भी ये कहा गया है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो फिर आप उसको नमाज की तरफ लेके आएँ। लेकिन उस वक्त भी उस पर सख्ती करने की इजाज़त नहीं है, सख्ती आप 10 साल की उम्र में करेंगे। इट मीन्स कि दुनिया का जो सबसे एहसन तरीन अमल है उस हवाले से भी जो आगाज़ है वो 7 साल में आपने करना है, और उस पर सख्ती का हुक्म 10 साल की उम्र में है। लेकिन हम 2.5 साल के बच्चे को सुबह चपेड़े मार मार के स्लैप करके स्कूल भेजते हैं, हम उसको यूनिफॉर्म पहनाते हैं। वो जिस स्कूल में जाता है वहाँ पे जो मेड है, वहाँ पे जो टीचर है, वो ऑलरेडी बेचारी इतनी सड़ी हुई है कि वो अपना घर का गुस्सा बच्चे पे निकाल रही है। और आप जिस क्लासरूम में बच्चे को भेज रहे हैं वहाँ पे बच्चा फिजिकली अब्यूज़ हो रहा है, बच्चा मेंटली अब्यूज़ हो रहा है, और वहाँ पे किसी किस्म की कोई लर्निंग नहीं हो रही। और आपने समझ लिया कि मैंने अपने बच्चे को एक ब्रांडेड स्कूल में भेज दिया है तो मैंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली। तो मैं तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फॉर गॉड सेक एटलीस्ट अगर आपने इस एजुकेशन सिस्टम के साथ भी चलना है
तो आप 4.5 साल 5 साल से कम उम्र बच्चे को तो कभी भी किसी भी सूरत में आप स्कूल मत भेजें। आप घर में उसको दुनिया की बेहतरीन तालीम दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बेहतरीन इदारा है, सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, दुनिया का जो सबसे बड़ा कोच, सबसे बड़ा जो टीचर है, वो माँ और बाप है। आप घर में रह के उसको सिखा बात सकते सब हैं। कहते हैं, ये बात सबको पता है कि 7 साल से पहले हम बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, ये चाइल्ड अब्यूज है, व्हाटएवर, ठीक है ना। बट जब आप पेरेंट्स को ये बात कन्विंस करने की कोशिश करें तो आगे से सुनने को मिलता है कि नहीं, आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही या करना चाह रहा। तो ऐसे पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसे पेरेंट्स को मेरे पास लेके आएँ तो मैं ज़रा उनको अच्छे अंदाज से बताऊं कि दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा इंतहाई ज़हीन होता है, हर बच्चा काबिल होता है, हर बच्चा एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के साथ आता है। दुनिया में पैदा होने वाले हर बच्चे के अंदर इंतहा दर्जे का टैलेंट होता है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि आप उसके सारे के सारे पोटेंशियल को स्कूल भेज के ज़ाया कर देते हैं। अब इस पे ना मैं ऑलरेडी एक बात कही थी कि उसने ये बात कही जॉन हॉर्ट ने कि जब भी एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो 1.5 साल 2 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, लेकिन अगर ये काम भी स्कूल्स को सौंपा जाता है, ये काम भी एजुकेशन सिस्टम को सौंपा जाता है, तो दुनिया में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलना ही ना सीखते, जो गूंगे रह जाते हैं। गेटिंग? तो जब मैं इमोशनल नीड्स की बात करता हूँ तो जवेरिया, इमोशनल नीड्स का मतलब ये है कि आपने बच्चे को अपना टाइम देना है, आपने बच्चे के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करनी है कि बच्चा आपकी टुगेदरनेस को एंजॉय करे, बच्चा आपके साथ बिला झिझक हर बात शेयर कर सके। आप जब बच्चे को अपना टाइम देते हैं तो टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पिज़्ज़ा हट ले गए हैं, आप उसको मैकडोनल्ड ले गए हैं, आप उसको ड्राइव पे ले गए हैं और गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा है। टाइम देने का मतलब ये है कि आपने बच्चे के साथ बैठ के रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन करनी है, आपने बच्चे के साथ बैठ के गपशप लगानी है। अब यहाँ पे बच्चे की तालीम और तरबियत हो रही है, यहाँ पे उसकी जो इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, यहाँ पे जो उसकी कॉग्निटिव नीड्स हैं, वो पूरी हो रही हैं। मेरी बात याद रखिएगा कि दुनिया की जो बेस्ट लर्निंग है, दुनिया की जो बेस्ट तालीम और तरबियत है, वो उस वक्त होती है जब एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ गपशप लगाता है। बिल्कुल। यकीन माने कि आप 2 साल 3 साल के बच्चे के साथ बैठ जाएं, 4 साल के बच्चे के साथ बैठ जाएं, वो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि मैं इसके क्वेश्चंस का जवाब क्या दूं। मतलब एक पीएचडी स्कॉलर इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर सकता जितने अच्छे क्वेश्चंस जो है वो एक 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फादरहुड में हूँ, मेरा बड़ा बेटा 7 साल का है, छोटा बेटा जो है वो 6 साल का है। वो जब मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं सोशल मीडिया से, वो ये भी जानते हैं कि मैं अपने बच्चों को कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे मैं ईज़ हूँ या जहाँ पे मेरे बच्चे ईज़ में हैं तो वो मेरे साथ ट्रैवल करें। वो पूरा पाकिस्तान घूमते हैं। सफ़र के दौरान या जब भी वो मेरे साथ बैठते हैं, आप उनके क्वेश्चन सुने, यू कांट इमेजिन कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि कई दफ़ा मैं उनसे ये कहता हूँ कि अच्छा मुझे इस पर थोड़ी रिसर्च करने दे, मुझे गूगल करने दे। मैं उनसे कहता हूँ कि ये जो गूगल है ना, ये बेसिकली गूगल दादी है। जैसे आप पुराने वक्तों में दादी से बहुत से क्वेश्चंस कर लेते थे, तो आज के मॉडर्न दौर में हम गूगल से जो है वो मशवरा कर लेते हैं। अभी तो हर चैट जीपीटी भी आ गया है कि बहुत सी चीज़ें आपको चैट जीपीटी से भी पता चल जाती हैं। तो बहुत से वो क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि उसमें मैं लाजवाब होता हूँ, और हर क्वेश्चन पे, हर जवाब पे क्यूरियोसिटी होती है। क्यों क्यूरियोसिटी? देखें, दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चे के अंदर एक फितरी क्यूरियोसिटी है, उसके अंदर इंतहा दर्जे का तजस्सुस होता है। वो हर चीज़ को टटोलना चाहता है, हर चीज़ को देखना चाहता है, हर चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करना चाहता है। उसके अंदर एक फितरी क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग इंतहा दर्जे की होती है। बट एट द मोमेंट आपने अपने बच्चे को 2.5 साल 3 साल 3.5 साल की उम्र में स्कूल भेजा, उसकी जो फितरी जो क्रिएटिविटी थी, एनालिटिकल थिंकिंग थी, रैशनल थिंकिंग थी, उसके अंदर जो फितरी क्यूरोसिटी थी, वो नर्चर होने की बजाय वो डिक्लाइन की तरफ चलेगी। और वो बच्चा जिसको आपने एक कैरेक्टरफुल इंसान बनाना था, जिसको आपने एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंसान बनाना था, कि जो अपनी एग्जिस्टेंस को समझ सके कि हाँ मेरी पैदाइश का मकसद क्या है, अल्लाह की इस वसी कायनात के अंदर मेरी एग्जिस्टेंस क्यों मैटर करती है, वो बच्चा 16 साल तालीम के बाद भी अब्बा जी से पूछ रहा होता है कि अब्बा जी मैं क्या करूं, राइट? और वो बच्चा इंतहा दर्जे का झूठा, मकार, अयार भी होगा,
और आप देखें कि ये जो तालीमी निज़ाम है हम इस पे इतना एतबार करते हैं कि उतना एतबार हमें अपने घर पे नहीं होता, और हम बच्चे को छोटी उम्र में घर से उठा के एक क्लासरूम में भेज देते हैं। तो उस वक्त बच्चे की जो इमोशनल नीड्स हैं वो बहुत सफ़र हो रही होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने इमोशनल नीड्स और इंटेलेक्चुअल नीड्स को पूरा करना है तो आप बच्चे के साथ रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन करें, उसके साथ गपशप करें। आपका बच्चा जब आपसे सवाल पूछे तो आप अपने बच्चे को इस तरह ट्रीट करें कि जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए हैं, जैसे गवर्नर या सीएम बैठे हुए हैं, और आप बड़े ही अदब से, बड़े ही तरीके से उसको ट्रीट करें। आप उसकी बात को तवज्जो से सुनें, आप उसके क्वेश्चन को अपने पूरे फहम के साथ एड्रेस करें। मैं यही पूछना चाह रही थी कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की क्वेश्चनिंग पे स्टॉप लगा देते हैं कि अगर वो बोल भी रहे हैं तो दे भी लाइक चुप करके बैठ जाओ, मतलब तो इस तरह के पेरेंट्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं? हाँ जी, इस तरह के पेरेंट्स बच्चे का बेड़ा गर्क खुद करते हैं। इस तरह के पेरेंट्स जो है ना वो छोटी उम्र में 2 साल की उम्र में वो पूरी कोशिश करती हैं कि बच्चा बात करे, बच्चा मामा कहे, बाबा कहे, बच्चा पहला कलमा तैयबा बोले, और जब वो बोलता है तो शायद उस दिन जो है ना वो शरीनी बांटी जाती है, उस दिन मिठाई बांटी जाती है, और उस दिन सारे फैमिली में कोहराम बरपा होता है कि देखो आज इसने बाबा का है। बट एट द मोमेंट वो क्वेश्चन स्टार्ट करता है तो हम उसको शट अप कॉल देना शुरू कर देते हैं। उस वक्त जो है वो आप बच्चे की तलीम और तरबियत का रास्ता रोकते हैं। देखें जवेरिया, जब एक बच्चा क्वेश्चंस करता है ना तो वो क्वेश्चन नहीं होता, वो इल्म का एक ख़जाना होता है। हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाती हैं कि आधा इल्म सवाल में होता है। जब एक बच्चा सवाल उठाता है तो आप के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने पूरे फहम के साथ उस क्वेश्चन को एड्रेस करें। हम समझते हैं कि नहीं ये तो बच्चा है, इसको क्या पता, उसको सब पता होता है, वो इल्म लेके आया है। आपने उसके इल्म की जो क्यूरोसिटी है उसको नर्चर करना है। आप क्या करते हैं, आप उसको शटअप कॉल देते हैं, आप कहते हैं तेरे सवाल ही नहीं ख़त्म होते, आया तो एडा सुकरात बकरात। और आप जब उसके साथ ये बिहेव करते हैं तो उसकी सेल्फ स्टीम को आपने डैमेज किया, उसके सेल्फ इमेज को डैमेज किया। आपने उसको शटअप कॉल दे के कहा कि तुमने नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं करना, एंड दैट्स द रीज़न कि वो बच्चे को चुप लग जाती है। ये वो बच्चे हैं जो क्लासरूम्स में भी सुमन बुकमन बन के बैठते हैं। यही वो बच्चे हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी घर के किसी फैसले में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। वो शादी के बाद भी अब्बा जी से कहते हैं कि अब्बा जी पैम्परली पैसे दे दो। क्यों? क्योंकि छोटी उम्र की जो नर्चरिंग है, छोटी उम्र का जो आपका बिहेवियर है, उससे बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसकी की सारी फाउंडेशन छोटी उम्र में खड़ी होती है। मैं कहता हूँ $1 मिलियन का जुमला आपको दे रहा हूँ कि आप अपनी औलाद को अजीम बनाना चाहते हैं, ओके, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा अजीम इंसान बने। आप अपने बच्चों को जितना अजीम इंसान बनाना चाहते हैं उतनी इज्जत देना शुरू कर दें। देखें, अगर अभी आपको जवेरिया पता चले कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे आ रहे हैं तो आप उनके लिए स्पेशल इधर सोफ़ा लगवाएंगी, आप उनकी कोई आओ भगत करने के लिए हाई टी अरेंज करवाएंगी या खाना अरेंज करवाएंगी, ऐसे ही है ना। तो आप अगर समझती हैं कि जी आपका बेटा इतना अजीम बने कि वो मुल्क का हेड ऑफ स्टेट बन जाए, तो आप उसको इतनी इज्जत देंगे तो वो बन सकेगा। ऐसे भी तो पेरेंट्स हैं ना जो कहते हैं कि इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। देखें, उसकी खुदी जो है ना, उसकी खुदी को नर्चर करने के लिए आपको उसको इज्जत देनी होगी। हम उसकी जो है ना वो हर पल इंसल्ट करते हैं, हम उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, हमने उसके नाम रखे होते हैं, हम बच्चे के नाम ही इतने रख देते हैं कि वो बच्चा मनफी जुमले सुन सुन के, ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर कर के, बेइज्जती इंसल्ट बर्दाश्त कर कर के उसकी इतनी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाती है कि वो कहता है कि हाँ मैं तो हूँ ही नालायक, निकम्मा, वेला, और मैं तो ऐसा ही हूँ। तो आपने बच्चे का जो जितना पोटेंशियल है उसको किल कर दिया। ये ऐसे ही है कि जैसे एक कली है ना, उस कली से एक बड़ा खूबसूरत फूल खिलना था, तो आपने उस कली को छोटी उम्र में ही मसल दिया, अब वो फूल नहीं खिलेगा। गेटिंग? तो आपने अगर बच्चे की इंटेलेक्चुअल नीड्स को पूरा करना है कि उसका फ्लो एंड डेप्थ ऑफ थॉट डेवलप हो, उसके अंदर फ्लो ऑफ आइडियाज आएँ, उसकी कॉग्निटिव जो फैकल्टीज हैं वो डेवलप हों, उसका कॉग्निटिव लैंडस्केप रिच हो, तो आप उसके हर क्वेश्चन को एड्रेस करें। यकीन माने कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब इस पे आइडियली ये है कि कम से कम 2 घंटे बच्चों को दें कि जिसमें आप उनके साथ गपशप लगा सकें। और मेरे केस में ये है कि कई दफ़ा ऐसा है कि जी मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो बच्चों के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, हम सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वो लामुतनाही क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, सवाल में से सवाल निकल रहा है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी मिसेस जो है ना वो उनको चुप करवाती है कि यार ये
हर जगह पे इनके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ये हमें आपस में बात ही नहीं करने देते। लेकिन फिर भी हम दोनों ने ये तय किया हुआ है कि यार इनके जो क्वेश्चंस हैं ना वो अनएड्रेस्ड नहीं रहने चाहिए हर सूरत। और कई दफ़ा मेरे बच्चे अपस्किल लेवल मीटिंग्स में भी मेरे साथ जाते हैं, तो मैंने देखा है कि जी लेट्स सपोज अगर मैं किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट से या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के सीईओ से बात कर रहा हूँ, तो इस दौरान मेरा बच्चा भी बीच में बोल पड़ा है। अब मेरे लिए जो है ना, अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो मुझे उस बंदे के साथ इंटैक्ट रहना चाहिए, लेकिन अगर मेरे बेटे ने क्वेश्चन किया तो मैं उसको इन्वॉल्व करता हूँ और मैं पहले उसके क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ और मैं पेश की इजाज़त लेता हूँ कि जी अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अपने बच्चे के बात को सुन लूँ। तो आई मीन कि जब आप इस लेवल पे बच्चे को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसका सेल्फ इमेज बढ़ता है, उसकी जो खुदी है वो बुलंद होती है, उसका कॉग्निटिव लैंडस्केप रिच होता है, आप उसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करते हैं। और जब आप अपने बच्चे के हर क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं तो वो बच्चा बाहर किसी से क्वेश्चंस नहीं पूछता। Exactly, और मैं कहता हूँ कि जिस दिन आपका बच्चा आपसे सवालात पूछना बंद करता है, वो उस मनहूस दिन का आगाज़ होता है कि जिस दिन आपका बच्चा आपका नहीं रहता, वो मुआशरे का हो जाता है। वो मुआशरे के रहमो करम भी होता है। जब तक आपका बच्चा आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, इट मीन्स कि आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको अपने नॉलेज से एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका बच्चा आपसे बात करना बंद कर दे, अपनी चीज़ें छुपाना बंद कर दे, आपसे क्वेश्चंस करना बंद कर दे, इट मीन्स कि आपके बच्चे की तबाही का सफ़र बिल्कुल। शुरू और हो ये गया है। चीज़ बचपन से ही शुरू होती है। जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से आप कह के बुलाते हैं, हम आगे से बच्चों को भी हैं जिसको भी आप कह के एड्रेस करते हैं, और फिर वो किसी से तुम नहीं सुन सकते। और यही बात है कि देखें, वही बच्चे होते हैं जो फिर किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ते, अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ते, कॉन्फिडेंट होते हैं। मगर एक तबका सर यासिर हम में ऐसा है जो कि बच्चे पैदा कर देता है और उनको एज अ लेबर ट्रीट किया जाता है। वो लेबर पर्पस के लिए बच्चे पैदा करते हैं कि ये आगे से हमें पालेंगे। जी जी बिल्कुल। मैं ऐसे तमाम पेरेंट्स से हमदर्दी का इजहार करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे पेरेंट्स को वो फ़हम और अक़ल अता फ़रमा दे कि उनको ये समझ आ सके कि आप एक रूह को जब इस दुनिया में लेके आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए अगर, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको होलिस्टिकली इस तरह आप उसको नर्चर करें, इस तरह रेस करें कि वो एक सेहतमंद शहरी बन के वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके। ना कि आप इस वजह से बच्चों की लाइन लगा लें कि हाँ मेरे बच्चे जो है वो लेबर इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे और वो कमा के ला के देंगे मुझे, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। देखें, पहले आप उनको इस काबिल बनाएंगे तो वो सहारा बनेंगे ना, और फिर आप क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी को देखें। जी। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह दे आर डूइंग गुड जॉब्स, वो बहुत अच्छे प्रोफेशंस में परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप के दिलों का सुकून है, वो बेहतर अंदाज में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वर्सेस ऐसी फैमिलीज़ के जिसमें 14 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, एक जो है वो गधा गाड़ी चला रहा है, दूसरा चिंची चला रहा है, तीसरे ने कोई ठेला लगाया हुआ है, चौथा जो है वो बेरोज़गार है, 5 सऊदी अरेबिया गया है, और बाकी 6 जो बच्चे हैं ना वो बेचारे सऊदी अरेबिया वाले भाई पे डिपेंडेंट हैं कि वो पैसे भेजेगा तो घर का खर्चा चलेगा या पाइन मैनू भी बुला लेंदे। गेटिंग? तो ये मैं नहीं कह रहा कि चिंची चलाना बुरी बात है, ठेला लगाना बुरी बात है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। क्वांटिटी। आप अगर 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे आपने पैदा करने हैं, तो आप ये देखें कि आप के अंदर वो कैपेसिटी है कि आप उनकी नीड्स को पूरा कर सकें, आप उनकी अच्छे अंदाज से रेजिंग कर सकें, आप अच्छे अंदाज से उनकी ग्रूमिंग कर सकें। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन ना, बजाय इसके कि आप ब्लाइंडली जो है ना वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान एशिया के अंदर वो मुल्क है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चे पैदा करने की शरह है। आपको पता है इस बात का कि मतलब इस वक्त इंडिया, I thought नेपाल और ये श्रीलंका, मालदीव से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने की रेशो पाकिस्तान में है। तो हमें थोड़ा सा इस पर आगाही देनी चाहिए अवाम को, इस पे हमारे जो मसबी तबकात हैं उनको भी सामने आना चाहिए। और अगर आपको इतना शौक है तो फिर उनका ब्रॉटअप अच्छा करें। हाँ, देखें बांग्लादेश में जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से लोगों को एजुकेट किया कि भाई जो भी आप इस दुनिया में बच्चा लेके आ रहे हैं उसके हवाले से आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपको इसमें बड़ा
अकल और फ़हम के साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है। ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली जो है वो बस एक लाइन लगा रहे हैं कि हर साल ही एक बच्चा आ रहा है। सर, आपने बच्चों की इमोशनल और इंटेलेक्चुअल नीड्स का जिक्र तो किया है, बट आपने फिजिकल और सोशल नीड्स का जिक्र नहीं किया। देखें जवेरिया, बड़ी सादा सी बात है। व्हेन इट कम्स अबाउट मीटिंग विद द फिजिकल नीड्स ऑफ अ चाइल्ड, तो एक तो आप उसको अच्छी खुराक दें, बैलेंस डाइट दें। बैलेंस डाइट मीन के ऑर्गेनिक फूड दें, आप उसको वो फूड दें कि जो प्लांट पर उगती है, वो फूड मत दें जो प्लांट में बनती है। आई मीन मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस्ड फूड मत दें। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को प्रोसेस्ड मैन्युफैक्चर्ड फूड देते हैं, वो फूड देते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ को आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है, तो आप देखेंगे कि उन बच्चों में ग्रोथ हार्मोन्स के मसाइल आ जाते हैं, उन बच्चों का कद छोटा रह जाता है। कद का ताल्लुक जहाँ पर आपकी जेनेटिक्स के साथ है, वहाँ पर आपकी हेल्दी डाइट के साथ भी है। सो कोशिश करें कि बच्चों को हेल्दी फूड दें। उसके साथ साथ हमने ये देखा है कि जेन सी या जो अल्फ़ा जनरेशन है, इनके अंदर हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनमें ADHD के मसाइल हैं। अब इसका भी गहरा ताल्लुक इस बात से है कि आप बच्चे को खुराक कैसी दे रहे हैं और क्या उसकी जो फिज़िकल नीड्स हैं वो बेहतर अंदाज में पूरी हो रही हैं। तो मैं इस पे 2-3 टिप्स देना चाहूँगा। पहली टिप तो ये है कि हर सूरत कम से कम बच्चे को 1 घंटा ज़रूर दें कि वो खुले आसमान तले फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर सके। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ मीन कि कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स, कोई भी ऐसी गेम बच्चे को ज़रूर करवाएं कि जिसमें उसके इंटेलेक्ट की भी इन्वॉल्वमेंट हो और उसकी फ़िज़िकल एक्सर्शन भी हो। आई मीन आप उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाएं। आई मीन उसकी स्वेटिंग होनी चाहिए। जब बच्चे की स्वेटिंग होती है, जब बच्चा स्पोर्ट्स करता है, तो स्पोर्ट्स इटसेल्फ ना सिर्फ उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करती है, बल्कि उसके अंदर बहुत सी लाइफ स्किल्स को डेवलप करने का भी बाइस बनती है। बहुत सी बच्चे में लीडरशिप स्किल्स उस वक्त डेवलप होती हैं जब आप बच्चे को स्पोर्ट्स करवाते हैं। आई मीन टाइम मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, गोल सेटिंग है, लीडरशिप स्किल्स और टीम बिल्डिंग, ये सारी की सारी स्किल्स उस वक्त बच्चे में डेवलप होती हैं जब बच्चा स्पोर्ट्स करता है। और हम स्पोर्ट्स के हवाले से भी बच्चे को बहुत मिसगाइड करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं भाई तुमने खेलना नहीं है, पढ़ो बस। और वो माँ बाप जो बच्चे को घरों के अंदर छुपा छुपा के रखते हैं, घर की इतनी सफाई सुथराई रखेंगे कि बच्चा बेड से नीचे ना उतर जाए, बच्चा ग्राउंड में ना चला जाए, आप देखेंगे कि वो बच्चे अक्सर बीमार रहेंगे। उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना वीक होगा कि सर्दी आएगी तो बच्चों को फ्लू हो जाएगा, गर्मी आएगी तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, सनस्ट्रोक हो जाएगा। तो आप अपने बच्चे को खुले आसमान तले निकालें, आप अपने बच्चे को ऑर्गेनिक माहौल में लेके जाएं। जितना आपका बच्चा ऑर्गेनिक माहौल में रहता है उतनी बेहतर अंदाज में उसकी फिजिकल नीड्स पूरी होती हैं। आप उसकी नींद का ख्याल रखें। छोटे बच्चों को कम से कम 12 से 14 घंटे सोना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि माएँ क्या करती हैं, अपनी सहूलत के लिए बच्चे को गैजेट्स पकड़ा देती हैं। बच्चा थोड़ा सा रोया, आपने मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा थोड़ा सा रोया, आपने उसको कार्टून लगा दिए। तो इस पे तो मैं पूरा एक पॉडकास्ट करूँगा कि किस तरह ये जो कार्टून्स हैं, ये जो मोबाइल स्क्रीन है, ये न सिर्फ आपके बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स को कम करती हैं, आपके बच्चे के दिमाग में जो ग्रे मैटर है उसको सुकेटती हैं, उसको कम करती हैं, बल्कि उसके साथ साथ बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी पैदा करने का भी बायस बनती है। और यही वो बच्चे हैं कि जो मोबाइल स्क्रीन के इस्तेमाल से ना सिर्फ उनके अंदर डिजिटल आई स्ट्रेन की बीमारी आती है, बल्कि इन बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन, ज़िद्दीपन भी आएगा, हाइपर एक्टिविटी आएगी और इन बच्चों का इम्यून सिस्टम भी वीक होगा। अब आते हैं इनकी सोशल नीड्स की तरफ। देखें जवेरिया, सोशल नीड्स आपके बच्चे की उस वक्त पूरी होती हैं जब आप बच्चे को सैर सपाटा करवाते हैं। मैं कहता हूं कि आप अपनी इस्तात में रहते हुए बच्चे को खूब सैर व तफरी का मौका दें। हम क्या करते हैं कि हम ना खुद सैर व तफरी करते हैं, ना हम बच्चों को करने देते हैं। हम बुढ़ापे में लाठी पकड़ के हम कहते हैं जी मरी जाएं, और उस वक्त हम कोई सहारा ढूंढ रहे होते हैं कि जी कोई भांजा आएगा, कोई बेटे आएंगे तो वो बेटे हमें लेके जाएंगे। बेटा उस वक्त बेगम या बच्चों के साथ बिजी होता है और आप किसी के मुख्ताज होते हैं। मैं कहता हूँ कि आप टाइम पर अपनी ज़िंदगी की हर रंगीनी को एंजॉय करें। आई मीन ऐसा नहीं है कि आपने सैर सपाटा जो है वो बुढ़ापे में करना है और आप अपने बच्चों को भी मौका नहीं देते। और ज़रूरी नहीं है कि आपने सैर व तफरी के लिए हुंजा जाना है या आपने स्विट्ज़रलैंड या आपने ये स्कर्दुई जाना है। भाई आप अपने शहर में रहते हुए अपने शहर की इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बच्चों को बताएं।
लेट्स सपोज कि जी आपका ताल्लुक गुजरांवाला से है, तो अब गुजरांवाला में बेशुमार ऐसी जगह हैं। गुजरांवाला एक हिस्टोरिक सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, ख्वाबों का शहर है। तो बच्चों को उन सारी चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आप बच्चों को जो डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनका विज़िट करवाएं। आप उनको कभी पुलिस स्टेशन ले जाएं, कभी CPO RPO के ऑफिस में ले जाएं, कभी आप DPO ऑफिस ले जाएं, कभी आप उनको हॉस्पिटल का विज़िट करवाएं। पिछले दिनों मेरा जो छोटा बेटा है उसके बाजू को कोई वो हुआ थोड़ा सा इशू, तो मैं उनको सरकारी हॉस्पिटल ले गया। इमरजेंसी में को रात के 11:30 बजे थे। तो मेरे बच्चों ने पहली दफ़ा हॉस्पिटल देखा। अल्लाह ना करे कि कभी हॉस्पिटल देखें, लेकिन उस दिन उन्होंने देखा। फिर मैंने उनको सारा विज़िट करवाया अच्छे अंदाज से, बैंडेज वैंडेज करवाई। मैंने कहा कि चले मैं अब आपको सारा विज़िट करवाता हूँ, ये इमरजेंसी है। फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरह बेचारे लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं। किसी की टांग टूटी है, कोई बेचारा झुलस के आ रहा है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है। तो फिर मैंने बताया उनको कि बेटा सेहत कितनी बड़ी नेमत है। देखो ये जो लोग गलत ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, और रैश ड्राइविंग की वजह से किस तरह वो सफ़र कर रहे हैं। तो उन्होंने एक नई दुनिया देखी और उनके अंदर फिर शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा हुए कि अल्लाह का लामहदूद शुक्र कि अल्लाह ने हमें सेहत बख्शी है। तो आई मीन आप कभी उनको रेलवे स्टेशन ले जाएं, कभी आप, हम क्या करते हैं कि हम उनको लेके जाते हैं या तो किसी फूड चेन पे ले जाते हैं और वहाँ पे भी आप अपने मोबाइल के साथ बिजी हैं और बच्चे खाने पीने में बिजी हैं। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, गेटिंग। और हाँ, और फिर आप देखें कि आप अगर बड़ा भी उनको घुमाने फिराने लेके जाएंगे तो आप किसी मॉल में ले जाएंगे। जब आप किसी मॉल में लेके जाती हैं तो आप बच्चे के दिल में मज़ीद विशेज़ और मज़ीद हसरतें पालते हैं कि अच्छा ये भी ले लूँ, ये भी। वो बच्चे के अंदर एक ग्रीडीपन पैदा होता है। यहाँ से क्वेश्चन मेरे पास आया है कि वो बच्चे जो बिला वजह जिद करते हैं हर बात पे, एज पेरेंट आपको लगता है कि उनकी हर जिद पूरी करनी चाहिए? जी, उनको मेरे पास लेके बच्चों को के पेरेंट्स को? अच्छा, डैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। मैं इसका जवाब बाद में दूंगा, तो मैं पहले उसकी सोशल नीड्स की बात कर लूँ। आप बच्चे को अपने दोस्तों से मिलवाएं। आप बच्चे को रिश्तेदारों के घरों में लेके जाएं, अपने बहन भाइयों के घरों में जाएं, दोस्तों के घरों में जाएं। मेरे बच्चों को तकरीबन कुछ 40-50 मेरे फ्रेंड्स के नाम आते हैं। उनको पता है ये फ़लाँ चचा है, फ़लाँ चचा है, फ़लाँ चचा है। कई एक जैसे नाम है। वो कहते हैं कि अच्छा बाबा ये तो वो फ़लाँ चाचू तो ऐसे हैं, उनका घर तो वहाँ पे है, तो आप किस चाचू की बात कर रहे हैं? अच्छा। तो और फिर इसमें देखें आपके ऊपर भी कितनी अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अपने हल्का असर में देखते हैं कि क्या मैं अपने बच्चों को किसी ऐसे दोस्त से तो नहीं मिलवा रहा हूँ कि जिसके मॉरल स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। बिल्कुल। और बल्कि मैं तो उसको दोस्त ही नहीं ना कहता, और उसको मिलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो आई वांटेड टू कन्वे कि आप बच्चे को अपनी तौफीक के मुताबिक खूब सैर सपाटा करवाएं, उसको खूब सैर व तफरी करवाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज करवाएं। जब वो सोशलाइज करेगा तो उसके अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप होंगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, जिनको मौका मिलता है, सैर व तफरी करने का मौका मिलता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। फिर कॉन्फिडेंस के लिए आपको कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप नहीं अटेंड करनी पड़ती। कॉन्फिडेंस का नाम है चीज़ों को जानना, कॉन्फिडेंस का नाम है सफ़र करना, कॉन्फिडेंस का नाम है ज़्यादा से ज़्यादा इल्म होना। और इल्म आपके पास कब आता है? जब आप सफ़र करते हैं, जब आप सैर व तफरी करते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है सैर व तफरी। अच्छा, ये तो आप ऐसा पेरेंट कह रहे हैं ना, ये तो आप ऐसे पेरेंट कह रहे हैं ना। वो पेरेंट्स भी तो होते हैं ना जो कहते हैं कि बच्चों को इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, वो मैं उसका भी जवाब देता हूँ। आप बार बार आ रही हैं, पहले मेरी ये बात मुकम्मल होने दें। अच्छा भी हुई। अगर आप ये सोशल नीड्स पूरी नहीं करते तो फिर आपके बच्चे मामास बॉय बनते हैं। ठीक है, ये वो बच्चे हैं कि जिनको आप दूध लेने भेजें तो दही ले आते हैं। और ये मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। यकीन माने मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे बर्गर बच्चे हैं, मम्मी डैडीज बच्चे हैं, ममास बॉय हैं कि जो आते हैं ना काउंसलिंग लेने। मदर्स होती हैं साथ या फादर होता है, तो आप उनसे कोई भी सादा सी बात पूछेंगे तो उन्होंने ना अम्मा की तरफ देखना है या अब्बा की तरफ देखना है। उन्होंने उनसे वैलिडेशन लेनी है कि वो जवाब दे के ना दे। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जो छोटी उम्र में उन्होंने रेस्ट रूम जाना है, वाशरूम जाना है, तो वो पूछते हैं कि मम्मा पोटी कर रहा हूँ। आई मीन के ऐसे भी बच्चे हैं। सो ये वो बच्चे हैं कि जिनको आप घर में कैद रखते हैं।
ये वो बच्चे हैं कि जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं होती, ये वो बच्चे हैं कि जो डिपेंडेंट रहते हैं, जिनको आप फैसले करने का मौका नहीं देते। सो अब आप वो क्वेश्चन पूछ लें जो पूछ रही हैं। जी, मैं पूछ रही थी कि वो पेरेंट्स जो कहते हैं कि बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? बेसिकली जवेरिया, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हम प्री पेरेंटल काउंसलिंग की बात कर रहे हैं उसमें हम पेरेंट्स को ये भी एजुकेट करते हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या हो सकता है। क्या आप अथॉरिटेरियन है? अथॉरिटेरियन पेरेंट वो होते हैं जो बड़े जालिम होते हैं, जो बच्चे को कमांड्स देते हैं एक बॉस की तरह, जिनके अंदर बॉसी एटीट्यूड होता है कि डू व्हाट आई सेड, राइट। एक स्टाइल होता है, उसको हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं, कि जिसमें आप बच्चे की राय को भी इंपॉर्टेंस देते हैं और बच्चे को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं। आप बच्चे से पूछते हैं कि अच्छा आपका क्या ख्याल है, गेटिंग। अच्छा, तीसरा पेरेंटिंग स्टाइल होता है, उसको हम कहते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। चौथा पेरेंटिंग स्टाइल होता है, उसको हम कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। अब ये जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, इसका दूसरा नाम है ओवर पैम्परिंग। जो आपने बात की ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं, बात ही नहीं सुनते। तो मैं फिर ऐसे पेरेंट्स की एवेल्यूएशन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इनका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। देखें, बच्चे का कसूर नहीं है, बच्चे का कसूर नहीं है। बच्चा जब इस दुनिया में आया था तो वो इंतहाई कैरेक्टरफुल था, इंतहाई सच्चा था, इंतहाई ईमानदार था। उससे ईमानदार माँ बाप भी नहीं होते, बिल्कुल। गेटिंग। बच्चा फितरत सलीमा के साथ पैदा हुआ, ये आपकी नर्चरिंग थी, ये आपकी मॉडलिंग थी, ये आपका किरदार था कि जिस किरदार को देखते हुए बच्चे के अंदर वो पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें पैदा हुई हैं। अब ये जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, ये किस तरह बच्चे को स्पॉइल करती है, इसमें मोस्टली पेरेंट्स 3 काम कर रहे होते हैं। एक तो बच्चे को अनड्यू फेवर कर रहे होते हैं, दूसरा बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर रहे होते हैं, गेटिंग। और इसमें तीसरी चीज़ होती है, एक तो अनड्यू फेवरिंग है, दूसरा बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करना, और तीसरा मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रहा, अगर आएगा तो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अनड्यू फेवरिंग क्या है? अनड्यू फेवरिंग ये है कि आपका बच्चा कज़न्स के साथ खेल रहा था, एक कज़न ने उसको स्लैप कर दिया या पंच कर दिया, तो आपका बच्चा रोते रोते आया, मम्मा मम्मा ये मुझे इसने मारा है। अच्छा, मार के वो भी आया है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उस बच्चे को बुला लिया और आपने उसको 2 गूंद से लाते मार दी और आपने कहा हाउ डेयर यू कि तुमने। और ये चीज डेवलप होती है जब बच्चा नीचे गिर जाए तो आप सबसे पहले जमीन को स्लैप करते हो। हाँ जी। अच्छा, मैं इसमें शेयर करता चलूँ। आपने उसको कहा हाउ डेयर जो तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया। अच्छा, वो दूसरे बच्चे की माँ, आपकी देवरानी जेठानी आ गई या आपकी कोई कज़न आ गई, उसने कहा बाजी ये आपने क्या किया, आपने मेरे बच्चे को मारा है। तो मारा तो आपके बच्चे ने था। आपने कहा नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो इतना मासूम सा पाला सा बेबी है, वो तो हाथ भी नहीं लगाता, वो तो इतना मासूम सा है, ये तो आपके बच्चे ने मारा है। अब जो आपका बच्चा है ना, वो भोला नहीं है। जो मैंने पहले कहा ना कि बच्चे इतने तेज होते हैं कि वो आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस को भी समझ रहे हैं। उसको पता ये चलता है कि मारा मैंने था और मैंने उल्टा अपनी माँ को आके शिकायत लगाई कज़न की, तो मेरी माँ ने उसको डांट भी दिया और उसको डांट भी पड़ गई, मार भी पिट गई। तो बच्चा जो है ना, वो अंदर ही अंदर से मुस्कुराता है और बच्चा धोखाधड़ी भी सीखता है, बच्चा झूठ बोलना भी सीखता है और बच्चा दूसरों को मैनिपुलेट करना भी सीखता है। और यही वो बच्चे हैं कि जो फिर माँ बाप को मैनिपुलेट करते हैं। तो एक तो ये है कि कभी भी बच्चे को अनड्यू फेवर ना करें, जहाँ पे उसकी मिस्टेक है उसको बताएं, जहाँ पे वो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, उसको थपकी दें, उसको शाबाशी दें, और जहाँ पे वो बुरा काम करता है तो आप उसको एलैबोरेटिव वे से बताएं। और इसके बताने का भी तरीका है, बताने का तरीका ये नहीं है कि मजमा लगा के बताना है, काउंसलिंग, ठीक है। बताने का तरीका ये है कि जब बच्चा गलती कर ले तो उस वक्त उसको कुछ नहीं कहना, ज्यादा से ज्यादा आपने फेशियल एक्सप्रेशन से उसको बता सकते हैं आपको अच्छा नहीं लगा। आप 12 घंटे 24 घंटे गुजरने दें, आप उसको अपने पास बुलाएं, उसको हक करें, उसको प्यार करें और सैंडविच वे से उसको बताएं। पहले आप उसकी तारीफ करें, जो जेन्युइन तारीफ है उसकी, ताकि उसके अंदर सेल्फ सेंटर्डनेस ना पैदा हो सके, नरगसियत पसंदी ना पैदा हो सके। तो फिर आप उसकी गलती बताएं और फिर आप उसके ऊपर फैसला छोड़ें कि बेटा मुझे बताओ कि क्या ये आपको काम करना चाहिए था। वो खुद बताएगा नहीं करना चाहिए था, फिर आप उसकी तारीफ करें, फिर आप उसको गले लगाएं। तो एक तो अनड्यू फेवर नहीं करनी। दूसरा ये है कि बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करना। हर ख्वाहिश पूरी करने के हवाले से हमने देखा है कि माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चे को मार्केट लेके गए हैं, कहीं पे भी लेके गए हैं, बच्चे ने जो कुछ भी मांगा है ना फौरी मिल गया है। आप बच्चे की ख्वाहिशात पूरी करते हुए ये नहीं देखते
कि ये चीज़ इसके लिए बेहतर है या नुकसानदेह, आप अपनी पॉकेट देख रहे हैं, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी देख रहे हैं। आप मॉल में गए, बच्चे ने कहा बाबा मैंने ये लेना है, मेरा बेटा अभी लेके देता हूँ, बाबा ये लेना है, ये भी ले दिया, बाबा ये खाना है, बच्चे को खांसी लगी हुई है, बाबा आइसक्रीम खानी है, मेरे बेटे को भी मिल जाती है। जब आप एक बच्चे को ना नहीं करते, जब आप बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो वो बच्चा सीखता है कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाए। यही वो बच्चे हैं कि जो बड़े हो के खिलन को चांद मांगते हैं। वो कहते हैं कि बस मेरे मुंह से जो बात निकली है वो हर सूरत पूरी होनी चाहिए। और यही वो बच्चे हैं कि जो बड़े होके इतनी ट्रबल्स पैदा करते हैं कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी नाकाम होते हैं। उनके अंदर एक बॉसी अथॉरिटेरियन एटीट्यूड डेवलप होता है। यही वो बच्चे हैं कि अगर वो बॉस की पोजीशन में आ जाएं, अगर वो किसी सीनियर पोजीशन पर आ जाएं, तो नीचे जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको वक्ता पड़ जाता है कि कौन सा जो है ना वो अथॉरिटेरियन बॉसी एटीट्यूड वाला बंदा है जिसने सबका जीना हराम कर दिया। तो आपने ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ मेरे बच्चे के लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा जवेरिया क्या निकलेगा। आपने एक चीज़ से बच्चे को मना किया ना, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा ज़िद करेगा। दुनिया का हर बच्चा ज़िद करता है, इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है। आपने उस जिद को मैनेज करना होता है। अब जिद को मैनेज करने का $1 ट्रिलियन फार्मूला मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी बच्चा आपका जिद करता है तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे ने जिद की, रोना पीटना डाला, साथ ही क्लैप्स कर गए, अच्छा ठीक है इसको दे दो दे दो दे दो। वो बच्चे के अंदर रीइंफोर्समेंट पैदा हो जाती है कि हाँ मैं रोऊंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा तो मेरी बात मानी जाएगी। और बच्चे सीखते हैं, बच्चे बहुत तेज होते हैं, बच्चे सीखते हैं। आपने करना ये है कि बच्चा जिद कर रहा है ना, तो आप उसको लॉजिकल स्टेटमेंट दें, रैशनैलिटी के साथ आप उसको बताएं कि बेटा ये जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं ना, ये चीज़ मैं आपको इसलिए नहीं लेके दे सकता कि ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। फॉर एग्जांपल मोबाइल आपके सामने पड़ा हुआ है, बच्चा कहता है जी मैंने मोबाइल पे कार्टून देखनी है या मैंने मोबाइल पकड़ना है, तो आप उसको एक दफ़ा मोबाइल का एक्सपोजर दे दें कि बेटा ये मोबाइल है, ये कॉल करने के लिए, कॉल रिसीव करने के लिए यूज़ होता है। और बच्चा कहता है कि जी मैंने इसको अब देखना है, वो स्क्रीन के साथ एंगेज हो रहा है और अब आपने उसको मना करना है, आपने मना किया है, वो चीखना शुरू हो गया है। तो अब आप उसको ये बार बार ये स्टेटमेंट देंगे कि बेटा ये मोबाइल आपकी आँखों के लिए नुकसानदेह है, ये आपकी आई साइट के लिए नुकसानदेह है। अगर आप इस मोबाइल को देखेंगे ज़्यादा देर तक तो आपकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी, आप देख नहीं सकेंगे। आप उसकी आंखों के सामने हाथ रखें, और अगर आप फिर भी ये मोबाइल मांग रहे हैं तो मैं किसी सूरत में आपको मोबाइल नहीं दूंगी या दूंगा। आप जितना भी चीखें, आप जितना भी चिल्लाएं, मैंने ये मोबाइल नहीं आपको देना, चूँकि इससे आपकी नज़र कमज़ोर होगी। जब आप बड़े होंगे मैं फिर आपको मोबाइल दूंगी। अब देखें ये पूरा एक मकालमा है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 चपेड़ें फेरी हैं, आपने दो बार स्लैप किया है, आपने उसकी तजलील की है, आपने उसको पटक के मारा है, तो आपने कहा है मोबाइल नहीं तुम्हें देना। अब वो बच्चा क्या करेगा, जब आप नहीं होंगी, जब आप उसके सामने नहीं होंगे तो फिर क्या करेगा, वो मोबाइल को यूज़ करेगा, वो चोरी छुपे यूज़ करेगा। आपने उसको एजुकेट करना है कि मैं तुम्हें मोबाइल क्यों नहीं दे रहा। आप जब उसको एजुकेट करते हैं, जब आप उसके साथ मुकालमा करते हैं, तो इस पे ज़रा आपको मगजमारी करनी पड़ती है। और हम इतने सहल पसंद होते हैं कि हम मगजमारी की तरफ आते नहीं हैं। हम कहते हैं कि नहीं बस जान छोड़ें। तो आप जब बार बार वो स्टेटमेंट देंगे ना, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप एक स्टेटमेंट 7 दफ़ा देते हैं तो दूसरा शख्स चाहे कितना ही ज़िद्दी स्टबर्न क्यों ना हो, उसकी रेजिस्टेंस टूटना शुरू हो जाती है। ये चीज़ आप अप्लाई कीजिएगा अपने भतीजों के साथ, भांजों के साथ, ठीक है जी। सो जब बच्चा जिद करे तो आप रैशनैलिटी के साथ लॉजिकली स्टेटमेंट दें, और वो स्टेटमेंट बार बार दें, लेकिन बड़ी ही इज्जत के साथ, शाउट करते हुए नहीं। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किए बगैर आप वो स्टेटमेंट देंगे तो वो बच्चा जिद नहीं करेगा, और फिर उसके अंदर एक रीइंफोर्समेंट पैदा होगी कि हाँ मेरी बात मानी भी जाती है और मेरी बात नहीं भी मानी जाती। फिर वो बच्चा बाहर आके आपके लिए सुबकी का बाइस नहीं बनेगा। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को कहीं लेके जाते हैं, बच्चा एक बात की जिद करता है और माँ बाप अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए सुबकी से बचने के लिए फ़ौरन उसकी जिद पूरी करते हैं। मैं पिछले दिनों अपने बच्चों को एक ट्रेनिंग सेशन में लेके गया, अरफा टावर पंजाब IT बोर्ड के साथ मेरा सेशन था। तो वो फुल डे सेशन था, तो उसमें मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे एक ट्रेनिंग कहते हैं, ही वाज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर एट पंजाब IT बोर्ड। तो उसने कहा कि यार आपके बच्चे मतलब कोई शरारत भी नहीं कर रहे, मज़े से या तो वो वाइट बोर्ड पे पेंटिंग्स कर रहे हैं या वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना वो कोई जिद कर रहे हैं। इस दौरान हाई टी भी हुई, सारा कुछ उन्होंने भी
मतलब खाया पिया, अपनी पर्सनैलिटी को किस अंदाज से कैरी करना है, डाइनिंग एटिकेट, टेबल मैनर्स, ये सारी चीज़ें वो हुई। वो कहते हैं ये ज़िद नहीं करते। मैंने कहा देखें, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको एजुकेट करें और आप अपनी किरदार से उनको बताते हैं कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे कैरी करना है। देखें, जो पेरेंटिंग है ये बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। आसान इस तरह है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने किरदार को इतना बेहतर बना लें कि आपको बच्चों को एक्टिव टीचिंग नहीं करनी पड़े, आपके किरदार से बच्चे अपने किरदार को बना रहे हों, आपकी मॉडलिंग से बच्चे सीख रहे हों। और मुश्किल इस अंदाज से है कि आप खुद कैरेक्टरफुल ना हों, आप खुद अच्छे काम ना करें और आप बच्चों को हर वक्त सीखते करते रहें। बिल्कुल। बच्चा कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। ये जो माँ बाप कहते रहते हैं ना, ये मेरी गाली नहीं सुनता, ये मेरी गाली नहीं सुनता, होता ये है कि वो माँ बाप जो खुद नमाज नहीं पढ़ते और बच्चे को सुबह नमाज के लिए उठाते हैं, वो बच्चा कहता है कि यार खुद नमाज पढ़ते नहीं है और ये सारी नमाजें मेरे ऊपर ही फ़र्ज़ हैं। वो माँ बाप जिनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता, वो अपने माँ बाप से बुरा सलूक करते हैं, अपनी बहन भाइयों से, बाहर आए हुए मेहमान से वो बुरा सलूक करते हैं। वो बच्चा ये सोचता है कि मेरे माँ बाप कितने मुनाफिक हैं कि मुझे तो ये हुस्न सलूक का दर्स देते हैं, लेकिन खुद इनका रवैया अपने मेरे दादा दादी के साथ ठीक नहीं है, मेरी फुप्पो के साथ, मेरे चचा ताया के साथ ठीक नहीं है। तो बच्चे इन सारी चीज़ों को विजिलेंटली देख रहे होते हैं। सो आप उनको एक्टिव टीचिंग करने के बजाय आप उनके लिए एक अच्छा किरदार बने, उनको अपनी मॉडलिंग से सिखाएं। जो चीज़ आप अपनी मॉडलिंग से सिखाते हैं वो उनकी तरबियत है। और तरबियत की बेस्ट डेफिनेशन ये है कि तरबियत इस बात का नाम नहीं है कि आप दोस्त धमकी लालच से बच्चे को अच्छाई के कामों पे लगा दें और बुराई के कामों से रोक दें। तरबियत इस बात का नाम है कि बच्चा अपनी चॉइसेस में रहते हुए, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए हलाल और हराम में से हलाल को चूज़ कर ले, गलत और दुरुस्त में से दुरुस्त को चूज़ कर ले। आई मीन उसको कोई डर और खौफ ना हो, वो किसी लालच में आके अच्छे काम को चूज़ ना करे, बल्कि अपनी चॉइसेस में रहते हुए, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वो अच्छाई को चूज़ कर ले और उसकी जो इंटेंशंस हैं, उसकी जो नीयतें हैं, वो पाकीज़ा हो जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ओवर फैसिलिटेट करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जवेरिया, ये भी ओवर पैम्परिंग में आता है। एंड थैंक्स यू वेरी मच, आपने इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। बेसिकली जो हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की बात कर रहे थे, ओवर पैम्परिंग की बात कर रहे थे, उसमें तीसरी चीज़ यही है कि आप बच्चे को ओवर फैसिलिटेट कर रहे हैं। ओवर फैसिलिटेशन डिफरेंट तरीक़ों से हो रही है। आपका बच्चा स्कूल जाने लगा है, वो अपने शूज़ के लेसिस खुद बंद कर रहा है, तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं मेरा पालाशा बेबी, मामा आपके लेसिस बंद करेगी। वो खाना खा रहा है और आप क्या कर रहे हैं, आप स्पून फीडिंग कर रहे हैं। बहुत सी मदर्स को आपने देखा है कि वो छोटी उम्र में बच्चा खुद खाना चाहता है, लेकिन वो इस डर से कि वो मेस क्रिएट ना करे, वो डाइनिंग टेबल गंदा ना करे, वो कमरे को गंदा ना कर दे, खाना ज़ाया ना कर दे, वो क्या करती हैं, वो स्पून फीडिंग करती हैं। ये वो बच्चे हैं कि जो बड़े हो के भी माँ की गोद में बैठ के खाना चाहते हैं। आपने देखा है कि बहुत से बच्चे, मैं एक ऑफिसर हैं, ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, मैं ट्रेनिंग के लिए गया तो ही वॉज ग्रेड 20th ऑफिसर पुलिस सर्विस से। तो उनका बच्चा एचिसन में पढ़ता था, तो उम्र उसकी होगी कोई 11 साल। तो वो 11 साल के बच्चे को स्पून फीडिंग करवा रहे थे। तो मैं जब कमरे में एंटर हुआ तो आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने कहा आप आई मीन माशाल्लाह ये बड़ा हेल्दी बच्चा है, तो आप इसको स्पून फीडिंग करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरे हाथ से ही खाता है, ये अपनी मम्मा के हाथ से खाता है। तो मैंने फिर उनको बच्चे को बेच के तो बताया, मैंने कहा ये चीज़ इसको बहुत स्पॉइल करेगी, कल कल ये शादी के बाद भी कहेगा बेगम अपने हाथ से खिलाए। चलें वो कभी कभी तो ठीक है लेकिन ऐसा ना हो कि वो छोटे छोटे काम भी। तो आई मीन जो ओवर फैसिलिटेशन है ये नहीं होनी चाहिए। बच्चे को खुद बहुत से काम करने का मौका दें, बल्कि आप उससे बहुत से काम करवाएं। आपने अगर उसको ज़िम्मेदार इंसान बनाना है, आपने अगर उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करना है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने छोटे छोटे काम खुद करे जी। जब आप छोटी उम्र में बच्चों को ओवर फैसिलिटेट करते हैं, तो ये वो बच्चे हैं कि जो बड़े होके भी आपका कोई काम नहीं करते। आप उनको कहते हैं ना बेटा ज़रा पानी की बोतल ले आओ, या पानी भर के ले आओ, या मार्केट से फ़लाँ चीज़ ले आओ, तो वो बच्चा कहेगा मामा मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मेरे अंदर तो एनर्जी नहीं है। आप मेड को भेजते हैं, आप सर्वेंट को भेजते हैं, या उसके अंदर इतनी सहल पसंदी आ जाएगी कि वो कोई भी काम करने को रेडी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको छोटी उम्र में ही उसकी नर्चरिंग इस अंदाज से कर दी है कि वो सहल पसंद हो गया है। आपने इतना ओवर फैसिलिटेट कर दिया है
कि वो चाहता है कि उसके छोटे छोटे काम भी दूसरे लोग करें और वो डिपेंडेंट रहता है बिल्कुल। अच्छा दूसरों सर, पर। एक लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि जो एल्डर चाइल्ड होता है, ठीक है, वो डेफिनेटली एक लाइमलाइट में रहा होता है। जब उसके बाद एक उसका कोई सिबलिंग आता है, ठीक है, तो जो पेरेंट्स की तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है और उससे वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्राइव्ड और इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें पेरेंट्स का क्या कसूर है और किस तरह से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं आप, क्योंकि ये चीज़ बच्चे पे बहुत असरअंदाज करती है। देखें, बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि बच्चा तो नहीं ना पूछ के आया इस दुनिया में कि मैं आऊँ कि ना आऊँ। ये तो आपका कसूर है कि आपको पता होना चाहिए कि पेरेंटिंग क्या है। और अगर एक बच्चा आपका है और दूसरा बच्चा इस दुनिया में आया है, तो अब आपने दोनों बच्चों की इमोशनल नीड्स को, दीगर जो फितरी ज़रूरियात हैं, उनको कैसे बैलेंस करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही दूसरा बच्चा आता है तो जो पहले वाला बच्चा है वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। वो कहता है कि जो तवज्जो, जो अफेक्शन, जो प्यार, केयर मुझे मिल रहा था, अब दूसरे बच्चे को मिल रहा है। अब हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे कि जिसमें पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारने की भी कोशिश की है। जी जी बिल्कुल। और बहुत से आप देखेंगे एग्रेसिव बिहेवियर्स में, आप देखेंगे कि जो बड़े वाला बच्चा है वो छोटे वाले बच्चे का फीडर छीन लेगा, या जब वो सो रहा होगा तो उसको जगा देगा, या उसको बेड से गिराने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली उसका एग्रेसिव बिहेवियर के पीछे उसकी वो सोच, उसका वो थॉट प्रोसेस होता है कि पहले सिर्फ प्यार, मोहब्बत, केयर मुझे मिलती थी, अब इसको मिलना शुरू हो गई है। तो आपने बैलेंस इस अंदाज से करना है कि आप, पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे को आप इमोशनली इतना उसकी नीड्स को पूरा करें कि उसके अंदर इमोशनल स्टार्वेशन ना पैदा हो, वो इनसिक्योर फील ना करे, उसके अंदर अटेंशन डेफिसिट या अफेक्शन डेफिसिट ना पैदा हो। अगर आप दूसरे छोटे बच्चे को उठा रहे हैं तो अगले ही लम्हे आप उसको भी गले लगा लें। जैसे मैंने बताया ना कि मेरा जो एल्डेस्ट सन है मोहम्मद मूसा रफ़ात, ही 7 years old, जो यंगर सन है ही 6 years old। तो हम क्या करते हैं कि मेरे मेरे जो बहुत करीबी लोग हैं उनको पता है कि उनका लिबास एक है। आप उनकी फर्स्ट डे से लेके आज के दिन तक सारी पिक्चर्स देख लें पिक्चर गैलरी में, उनका लिबास एक है, उनके शूज़ एक है, उनका स्कूल एक है, उनके बैग्स एक हैं। इवन आप यकीन मानें कि अगर मैंने एक बच्चे को गले लगाया है ना, तो उसी लम्हे मैंने दूसरे को भी गले लगाया। अगर मैंने एक को चूमा है तो उसी लम्हे दूसरे को चूमा है। जो स्टेटमेंट मैंने उसके लिए दी है ना, मेरा शेर दिल बहादुर प्यारा बेटा, शेर दिल बच्चा, वही मैंने उसके लिए भी स्टेटमेंट दी है। हर जगह पे वो मेरे साथ होते हैं। अब इस चीज़ ने उनको इनसिक्योर नहीं किया, बड़े को छोटे के बारे में इनसिक्योर नहीं किया। लेकिन मसला ये है कि बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि ऑब्वियस कंपैरिजन करते हैं, सटल कंपैरिजन करते हैं। वो कंपैरिजन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मूसा ईसा से बेहतर है, ईसा मूसा के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ है, मूसा की राइटिंग ईसा के मुकाबले में अच्छी है, मूसा के नंबर ईसा के मुकाबले में अच्छे आ रहे हैं, या मूसा ने जल्दी खाना ख़त्म कर लिया है, ईसा अभी तक तुमने नहीं ख़त्म किया। बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी आपने ये काम नहीं करना, सटली भी आपने कंपैरिजन नहीं करना। आप दोनों को इक्वली ट्रीट करें, कोशिश करें कि इक्वली ट्रीट करें। सेकंड थिंग इज़ कि आपने कभी भी किसी को इजाज़त नहीं देनी कि वो आपके बच्चों के बारे में कॉम्प्लीमेंट पास कर सके कि ये ईसा जो है ना, ये ज़्यादा एक्टिव लग रहा है। यकीन माने कि मैं आज तक कहीं पे भी अपने बच्चों को लेके गया हूँ, 90% लोगों ने मेरे बच्चों के बारे में इस किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स पास किए हैं कि मूसा ऐसे है, ईसा ऐसे है। और मैं असर्टिवली उनको शट अप कॉल देता हूँ। मैं ये नहीं कहता शट अप, लेकिन मैं असर्टिवली ऐसी स्टेटमेंट दे देता हूँ कि उनको पता हो कि मुझे ये चीज़ इंतहाई नागवार गुजरी है कि उन्होंने मेरे बच्चों के बारे में कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोली है। ये भी एक बच्चे को ट्रॉमा मिलता है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं। तो जब आप देखें, जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, तो बच्चों के अंदर लाशऊरी तौर पर अग्रेशन पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, जेलसी पैदा होती है, और वो जेलसी, हेट को, नफरत को, अग्रेशन को अपने रवैयों में लेके आते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप कंपैरिजन ना करें, आप इक्वालिटी के साथ चलें, आप बराबर का सलूक करें, तो फिर इस किस्म के मसाइल जो है वो नहीं आते। बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच सर, और इसी के साथ हम पॉडकास्ट क्लोज करेंगे। और ये नहीं, मैं एक मैसेज दे दूं, क्योंकि पॉडकास्ट में तो हम बहुत रैंडमली चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। भाई मैं आपके साथ ये मैसेज शेयर करता चलूं कि आज के पॉडकास्ट का ग्रेटर ऑब्जेक्टिव ये था कि वो लोग के जो शादी करने जा रहे हैं, वो लोग के जो शादी कर चुके हैं और अब वो पेरेंटिंग की तरफ आ रहे हैं,
तो जैसे आप किसी भी शोबे को अडॉप्ट करते हैं तो आप उस शोबे के बारे में इल्म हासिल करते हैं, आपके पास बाकायदा उसकी डिग्री होती है, रस्मी तालीम के बाद आप उस काम के करने का लाइसेंस हासिल करते हैं। इसी तरह जो शादी है, शादी के इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए आप निकाह करते हैं, और निकाह के बाद अगर आप पेरेंटिंग की तरफ आना चाह रहे हैं तो आप प्री पेरेंटिंग काउंसलिंग की तरफ आएँ। आप अंडरस्टैंड करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी किस तरह एक औरत इमोशनली फ़िज़िकली सफ़र कर रही होती है, किस तरह आपने अपने बच्चे की होलिस्टिक पेरेंटिंग करनी है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, उसकी जो कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और फिज़िकल नीड्स हैं, आपने होलिस्टिकली किस तरह उसको पूरा करना है, किस तरह आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंटली रेज़ कर सकते हैं कि वो एक सेहतमंद शहरी बन के एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद बन सके। तो अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप किसी लाइफ कोच, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएँ, आप उससे काउंसलिंग लें, आप एजुकेट हों इस बारे में, और फिर इंशाल्लाह जो आपकी आइंदा आने वाली नस्ल है वो आपके दिलों का सुकून बनेगी। आप सब जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।